ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका सबसे पहले बोला है लेवल 2 वालों के लिए ही है, लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी। पेपर है आपका 28 जैन 2023। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे दिए गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गिजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था, ठीक है, और उनका संपूर्ण चिंतन और आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहा था। पर वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं। शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। साथ ही वे बालक के साथ व्यवहार में उस लीक से कहीं अलग न चले जाएं जो शालाओं ने बाल विकास और बाल शिक्षण के निमित्त रेखांकित की है। उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं बालक की इच्छा, उसका आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। गिजू भाई घर में बालक की रुचियों को महत्व देने, उस पर अपनी इच्छाएं आज्ञाएं ना थोपने, उसे खुद काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियां उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावक से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं। बालक को स्वतंत्र चेता बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दें। बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर गिजू भाई माता पिता को स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी समझाते हैं। गिजू भाई जो है वो बच्चों सबसे ज़्यादा जिनकी बुक रेफर करते हैं दैट इज़ गिजू भाई। तो गिजू भाई जो है उन्होंने बोला है कि अगर आपको बच्चे की एजुकेशन पे काम करना है तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पेरेंट्स की एजुकेशन पे भी काम करें, क्योंकि स्कूल में जो भी आप टीचिंग प्रोसेस करते हो उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स उस चीज़ के बारे में अवेयर हो कि आखिर बच्चे को स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है। बच्चे की एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को आनंद के साथ पढ़ने दें, उसकी आज़ादी का ध्यान रखें, उसके कर्तव्य, क्रियाशीलता, इन सबको दिमाग में रखा जाए, ना कि चीज़ों को उसके ऊपर इम्पोज करें और बच्चे को फ्री हैंडेड आप छोड़िए, ठीक है। तो गिजू भाई के संपूर्ण चिंतन और लेखन के केंद्र में कौन है? शिक्षा नीतिकार, अभिभावक, बच्चे और पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जो है वो उनके संपूर्ण चिंतन में है। गिजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से कौन था? बालक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। गिजू भाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी जरूरी है? पाठशाला की शिक्षण नीति, पाठशाला का वित्त प्रबंधन, पाठशाला का स्थापना दिवस, पाठशाला की प्रबंधन समिति। तो यहाँ पे पाठशाला की जो शिक्षण नीति है वो माता पिता को जानकारी होना जरूरी है। शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन माता पिता को उसकी जानकारी होनी जरूरी है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। गिजू भाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण को आवश्यक माना है? विद्यालय के अधिकारी, बालक के माता पिता, बालक के सहपाठी और नीतिकारी। तो यहाँ पे बालक के जो माता पिता हैं उनके शिक्षण को उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। ये देखिए, माता पिता जो भी यहाँ पे था ना, ओके गाइज, इसी पैसेज में कहीं था अभी ये रहा, बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का जो शिक्षण है वो भी कम आवश्यक नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। प्रत्युत गद्यांश के आधार पर बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? पाठ्य पुस्तक, बच्चे के खिलौने, बच्चे की क्रियाशीलता, बच्चों में अनुशासन। तो बच्चे की जो एक्टिवनेस होती है यानी कि क्रियाशीलता जो होती है वो बाल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। बच्चे की शिक्षा के संदर्भ में गिजू भाई जो है वो अभिभावक को क्या सुझाव देते हैं? बच्चों पर पूरी तरह से हावी रहना चाहिए, बच्चों को आदेश देते रहने चाहिए, बच्चों की क्षमता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बच्चों को खुद काम करने देना चाहिए। जब आप बच्चे को फ्री हैंडेड छोड़ते हो तो बच्चा क्या करता है? एक्टिव होकर अपने ज्ञान को खुद निर्माण करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गिजू भाई मनोचिकित्सक थे, शिक्षाविद थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और प्रधानाध्यापक थे। तो जो गिजू भाई हैं वो क्या थे? आपके साइकोलॉजिस्ट थे, शिक्षाविद थे। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। क्रियाशीलता जो है उसमें क्या प्रत्यय है? प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रियाशील प्लस ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्रियाशीलता क्या होती है आपकी? क्रियाशील प्लस ता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98। बाल शिक्षण का समास विग्रह है। बाल शिक्षण का समास विग्रह क्या होगा? बालक का शिक्षण, बालक और शिक्षण, बालक में शिक्षण, बालक से शिक्षण। तो यहाँ होगा आपका बालक का शिक्षण। कौन सा होगा आपका? तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे का, के, की जो है वो कनेक्टिंग वर्ड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक बनेगा?
शिक्षणता, आनंदता, विकासता और स्वतंत्रता। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता। ये एक विशेषण शब्द है, स्वतंत्र नागरिक। इसमें जैसे ही आपने ता प्रत्यय लगाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पद्यांश। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे दिए गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनके जीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आततायु की शमशीर। बेसिकली इसमें बोला है कि जो लोग बिना सिर झुकाए सामने मतलब खड़े रहते हैं, एक दीवार बन के जो खड़े रहते हैं, उनका जो है मैं हमेशा सम्मान करती हूँ। मतलब जो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। जो अपने आपको मतलब किसी गलत कोई चीज़ अगर गलत हो रही हो तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, जो अत्याचार सहन नहीं करते, भारी भीड़ जो खड़ी रहती है उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। अपनी रीढ़ सीधी रखने वालों की कौन सी विशेषता मुखरित हुई है, दूसरों के सामने शीश झुकाना, सभी से समझौता कर लेना, अन्याय के सामने सिर ना झुकाना और सदैव सीधे खड़े रहना। तो रीढ़ सीधी किसकी होती है, हम बोलते हैं ना कि इसकी रीढ़ तो सीधी है, यानी कि जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता है बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। रीढ़ सीधी रखने से क्या तात्पर्य है, दंडवत मुद्रा में पड़े रहना, आत्मसम्मानी होना, अपने ऊपर गर्व करना, कभी भी विश्राम ना करना। रीढ़ सीधी करने का मतलब होता है हमेशा आत्मसम्मान होना, यानी कि जिन लोगों में आत्मसम्मान होता है उनकी हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। मैं हूं उनके साथ पंक्ति का भाव है उन लोगों का साथ निभाना, उन लोगों के साथ कदम ताल करना, उन लोगों के साथ स्पर्धा करना और उन लोगों के साथ मित्रता करना। मैं हूं उनके साथ का मतलब होता है उन लोगों का साथ निभाना जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते। यह भाव किस पंक्ति में आया है, जो कभी नहीं तज सकते हैं, निर्भय होकर घोषित करते, साथ खड़ी हो भारी भीड़, नहीं जिन्हें चुप कराती आतताइयों की शमशीर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर, जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते, यहीं पे है जिन्हें चुप नहीं कर सकती, यानी कि जो चुप नहीं रहते, आतताइयों की शमशीर यानी कि अत्याचारियों के आगे। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104। शमशीर जो है उसका अर्थ क्या है, धनुष, बंदूक, गुलेल, तलवार। तो शमशीर का मतलब होता है आपका तलवार। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है न्यायोचित में संधि विच्छेद है, न्याय प्लस उचित। ठीक है, न्यायोचित क्या होगा आपका, न्याय प्लस उचित। इसमें क्या होती है आपकी गुण संधि होती है। ठीक है, न्याय प्लस उचित, न्याय प्लस चित, न्याय प्लस योचित, न्याय प्लस उचित। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट है। यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ हैं तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप अपनी टारगेट लैंग्वेज के बारे में बहुत कम जानते हो तो इस कंडीशन में आप ग्रामर को कैसे टीच करोगे बच्चों को। निगमनात्मक, अध्यापक केंद्रित, कंठस्थीकरण, अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव आंसर क्या है, अंतःक्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। बच्चा टारगेट लैंग्वेज के संदर्भ में कुछ भी नहीं जानता तो और उसको उस टारगेट लैंग्वेज की ग्रामर सिखानी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बच्चा इंटरेक्शन करेगा और टीचर सेंटर्ड अप्रोच हम यूज़ करेंगे। डिडक्टिव होता है जहाँ पे आप लॉ से एग्जाम्पल की तरफ जाते हो, यानी कि नियम से उदाहरण की तरफ। टीचर सेंटर्ड जिसमें टीचर एक्टिव है लेकिन जो चिल्ड्रन है वो क्या है, पैसिव है। कंठस्थीकरण जिसे हम बोलते हैं रोट मेमोराइजेशन, इसमें चीज़ों को सिर्फ रट लिया जाता है। ध्वनि के आधार पर शब्द समूह की श्रेणी को क्या कहा जाएगा, ध्वन्यात्मक, कोश विषयक, व्याकरणिक और अर्थ विषयक। तो ऑब्वियसली वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ध्वन्यात्मक जो समूहीकरण होता है उसे ही ध्वनि के आधार पर हम शब्द समूह की श्रेणी में डिवाइड करते हैं। कोश विषयक होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी के बेसिस पर, जैसे ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट। व्याकरणिक समूहकरण होता है जिस वर्ड में व्याकरण आ रही हो दूसरे वर्ड में व्याकरण आ रही हो, ऐसे उनकी ग्रुपिंग करना। अर्थ विषयक, एक वर्ड जैसे एक जैसे अर्थ निकलते हैं, अर्थ विषयक मतलब अर्थ के आधार पर शब्दों का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ध्वनि के आधार पर शब्द समूह की श्रेणी क्या होगी, ध्वन्यात्मक। शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि बच्चा जो है उसके वाचन यानी कि स्पीकिंग स्किल जो है उसको हमें समृद्ध करना है, तो उसके लिए सबसे लीस्ट इफेक्टिव क्या होगा,
उन्हें स्वसर पठन करने के लिए कहना, बंद अंत वाले क्वेश्चन पूछना, उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए कहना, उन्हें विभिन्न प्रकार की वाचन संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो अगर बच्चे की स्पीकिंग स्किल जो है उसको हमें एनहेंस करना है तो उसमें सबसे कम इफेक्टिव होगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ वन लाइनर्स आते हैं, या तो आपके एमसीक्यूज आएंगे या फिर वन लाइनर्स आते हैं या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है। यह आपके रिकॉल बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आप चीज़ों को रिकॉल करके उसको फिल कर देते हैं। इन्हें ही हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। स्वसर पठन में क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती है। अपनी भावनाएं व्यक्त जब आप करोगे तो आप फ्री हैंडेड चीज़ों को बोलोगे और आपकी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होगी। वाचन संबंधी गतिविधि जितना ज़्यादा आपको डिबेट में या फिर स्टेज पे आके बोलने को कहा जाए तो उन सब में क्या होता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू विल आंसर इंडिया, दिल्ली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपके ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें वन लाइनर्स बोलते हैं। सो द ऑप्शन 2 विल बी लीस्ट इफेक्टिव। कौन सा कथन सही नहीं है? पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं। एक अच्छे लेखक को पता होना चाहिए कि उसका पाठक कौन है। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त शब्द संपदा होनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा कि पठन का मतलब जो होता है वो पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है, ये इसका गलत है। पठन का मतलब होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, कि जो चीज़ लिखी हुई है आप उसका अर्थ निर्माण कितना अच्छे से कर पा रहे हो। पठन के समय पाठक अर्थ ग्रहण करते जाते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे रीड करोगे? एक अच्छे लेखक का पता होना चाहिए कि पाठक कौन है। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो या लिख रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका ऑथर कौन है। पठन और लेखन के लिए व्यक्ति के पास इफेक्टिव शब्द संपदा यानी कि इफेक्टिव डिक्शनरी होनी चाहिए। वर्ड्स की बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे गलत क्या है कि उसको डिकोड करना। कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थिति में भाषा के प्रयोग को अधिक सहजता नहीं करेगी? यानी कि कौन सी एक्टिविटी जीवन की जो वास्तविक स्थिति है उनमें लैंग्वेज के यूज को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती? शामपट से नकल करना, प्रामाणिक सामग्री का पठन, समाचार सुनना और प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना। इसमें क्या होता है, जब आप शामपट से नकल करते हो, दिस इज योर रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन मतलब एक टाइप से इमिटेशन होता है कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, आपने एज इट इज उसको अपनी कॉपी में उतार लिया। तो इस चीज़ को, इस एक्टिविटी को आप लैंग्वेज यूज़ के लिए अपनी रियल लाइफ में यूज़ नहीं करोगे। प्रमाणिक सामग्री का चयन, आप एक ऐसी स्टैंडर्ड सामग्री यूज़ करते हो जो ऑथेंटिकेटेड है। न्यूज़पेपर सुनना बिल्कुल होता है। प्रतिबिंबात्मक जर्नल लिखना यानी कि रिफ्लेक्टिव जर्नल जब आप लिखते हो, लेट्स सपोज आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई ऐसे पढ़ा, कोई जर्नल पढ़ा, अब आप उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके जब लिखते हो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए, दैट इज़ योर रिफ्लेक्टिव जर्नल। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो गलत होगा। एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशल के विकास में बच्चों की मदद कैसे कर सकती है? पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम से, निर्धारित पाठ्यपुस्तक से, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से, अतिरिक्त सूचनाएं देकर और साप्ताहिक परीक्षा के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि एक एंथुजियास्टिक टीचर है, वो किसी भी ट्रेडिशनल क्लास में लैंग्वेज स्किल यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनके विकास में बच्चों की मदद कैसे कर सकती है? पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम यानी कि पहले से फिक्स जो करिकुलम है उसको फॉलो करके, एक फिक्स बुक्स को रेफर करके, वीकली एग्जाम लेके, या फिर खुद से निर्मित जो सामग्री है उसके माध्यम से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके। मान लीजिए अगर आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक के नोट्स आपने खुद ने हैंड रिटन बनाए हैं, लेकिन आप उन नोट्स के अलावा भी अगर बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो तो उसमें बच्चे के अंदर लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी, स्पीकिंग भी होगी, रीडिंग भी होगी और राइटिंग भी होगी। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है। सबसे सिंपल कौन सी होती है? लिसनिंग। उसके बाद कौन सी आती है? स्पीकिंग। फिर आती है रीडिंग और फिर आती है राइटिंग। ये सबसे ईजी होता है और ये सबसे टफ होता है। हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? योजना बनाने के लिए काफ़ी समय लगना, पाठक के बारे में विचार करना, लिखे हुए को पुनः पढ़ना, यदि आवश्यक है तो पुनर्लेखन और प्रारूप को अंतिम रूप देना, प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल अंतिम स्वरूप पर ध्यान देना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो लिखना है वो बहुत टफ होता है, तो योजना बनाने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि ड्राफ्टिंग करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इन सब में टाइम लगता है। पाठक के बारे में विचार करना कि जो रीडर है उसके बारे में भी आप सोचोगे, लिखे हुए को वापस से पढ़ना, जरूरत है तो उसको दोबारा लिखना और प्रारूप को अंतिम स्वरूप देना।
लेकिन जो प्रोसेस है उसको आप इग्नोर कर दोगे, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, सीधे ड्राफ्ट तैयार करोगे, ऐसा नहीं होता है। और केवल अंतिम स्वरूप पे ध्यान देना, डायरेक्ट हम प्रिंट होने दे आएंगे नहीं। अगर आप नॉर्मल घर में भी देखोगे तो शादी का कार्ड बनता है तो पहले उसका परफॉर्मा तैयार होता है, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, हम दिमाग में सोचते हैं, फिर उसको एक पेपर पे लिखते हैं, फिर ब्लू प्रिंट बनाते हैं, फिर सैंपल पीस आता है, फिर वापस चेंज होते हैं, फिर वापस आप फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हो। सो द ऑप्शन 4 विल बी नेगेटिव। कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन भाषा कौशल हैं। लिखित भाषा वाचिक भाषा से भिन्न हो सकती है। लेखन आनंद के लिए होता है, अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता, पर लेखन में भली भांति योजना बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग लैंग्वेज स्किल होती है। लिखित भाषा जो होती है यानी कि रिटन जो लैंग्वेज होती है वो स्पीकिंग लैंग्वेज से अलग हो सकती है, बिल्कुल सही है। लेखन कभी भी आनंद के लिए नहीं होता है और ये हमेशा पाठक निर्देशित होता है। अभी ये क्वेश्चन में हमने देखा भी था। तो जो लेखन होता है, रीडिंग जो होती है वो आनंद के लिए होती है, लेकिन लेखन जो है वो टफ प्रोसेस होता है। वाचन योजनाबद्ध नहीं हो सकता, पर लेखन में भली भांति योजना बनाने की जरूरत है। स्पीकिंग जो होती है वो जरूरी नहीं आप प्री प्लानिंग हो। आपको अगर इफेक्टिव स्पीकिंग देनी है देन यू हैव टू प्लान। अगर आपको वैसे ही बोलना है तो उसके लिए हम जब क्लास में नॉर्मल बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम एक प्लानिंग के साथ उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। किसी भी अध्यापक को कक्षा 8 के बच्चों को लेखन कौशल संबंधी टीचिंग देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए? मान लीजिए कोई टीचर है, अब कक्षा 8 के बच्चे हैं जिनको हमें राइटिंग स्किल जो है वो पढ़ानी है, तो उसके में पाठ योजना बनाते समय आप किस काम से बचोगे? होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, व्याख्या के दौरान टिप्पणी लिखना और उनका समराइजेशन करना, कक्षा प्रस्तुतिकरण हेतु स्लाइड बनाना, शिक्षार्थियों को ऐसा काम देना जो भाषा के रूप और नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो कक्षा 8 के बच्चों को लिखना जो कौशल है उससे संबंधित शिक्षण दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है? लेसन प्लान बना रहा है। तो किस काम से वो बचेगा? होटल में बुकिंग करने से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल लिखना, इसमें बच्चा ड्राफ्टिंग करेगा, लिसनिंग राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। व्याख्यान के दौरान टिप्पणी लिखना और उनका समराइजेशन करना, टीचर जो भी क्लास में डेमो दे रहा है या व्याख्या दे रहा है उसको अपने वर्ड्स में समराइज करके लिखना। कक्षा के लिए स्लाइड बनाना, इसमें राइटिंग स्किल होती है। लेकिन ऐसा काम देना जो भाषा के रूप और नियमों को सीखने पर केंद्रित हो, ये आपकी स्पीकिंग में इंपॉर्टेंट होता है। एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेती है। संभवतः भाषा शिक्षार्थी है, एकल भाषी है, बहुभाषिक है और द्विभाषिक है। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है वो बहुभाषिक है। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चा कैसा है? जापानी, वो इंग्लिश भी बोल रहा है, फ्रेंच भी बोल रहा है और जापानी जो है वो फ्लुएंटली बोल रहा है। तो वो क्या है? आपका पॉलीग्लॉट। एकल भाषी होता है जैसे हिंदी भाषी बच्चे, इंग्लिश भाषी बच्चे। ठीक है, द्विभाषिक होता है बाइलिंगुअल, जहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती है। यूजुअली हम जो है हिंदी और इंग्लिश को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए, यानी कि स्कूल में जो लैंग्वेज टीचिंग होती है वो बुक्स के अलावा भी बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थी के भाषा अधिगम को, यानी कि 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग, उसको एनरिच करने के लिए किस प्रकार के रिसोर्स और एक्टिविटीज को यूज करेंगे? प्रामाणिक साहित्य का पठन, निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पठन, द्विभाषिक शब्दकोश का प्रयोग, अध्यापक के द्वारा निर्मित वर्कशीट पर काम। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड साहित्य होता है उसकी रीडिंग जो है उसको हम यूज करेंगे, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड साहित्य को पढ़ेगा उसके आप लैंग्वेज जो है उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। आपने देखा होगा हम जितने ज़्यादा हाई-फाई ऑथर की बुक पढ़ते हैं या ऑथेंटिकेटेड ऑथर्स को हम रेफर करते हैं तो उनकी जो वोकैब होती है बहुत स्ट्रांग होती है, हम उतना ज़्यादा लैंग्वेज को सीखते हैं। निर्धारित पाठ्य पुस्तक, जहाँ पे भी आप बुक्स को फिक्स कर देते हैं, जैसे क्लासरूम की बुक हो गई, आपकी स्टैंडर्ड की बुक हो गई, तो उसमें लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं हो पाती। बाइलिंगुअल डिक्शनरी नहीं, हमें बच्चे की भाषा अधिगम को सुदृढ़ करना है। अध्यापक के द्वारा निर्मित वर्कशीट पर काम नहीं, जहाँ पे भी प्रामाणिक साहित्य आएगा वो हमेशा लैंग्वेज लर्निंग जो है उसको एनहेंस करता है। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एक वाक विकार जिसमें एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह जो है वो बाधित होता है, यानी कि एक ऐसा मतलब डिजीज, लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसमें आप एक ही शब्द को बार बार दोहराते हो और उसमें आपकी जो स्पीकिंग होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। हकलाना, त्रुटिपूर्ण उच्चारण, अफेजिया
और डिस्फेजिया। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैमरिंग। जब बच्चा स्टैमर करता है यानी कि जो हकलाना होता है, उसमें बच्चा एक ही वर्ड को बार बार बोलेगा और उसकी जो स्पीकिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट होती है। अफेजिया होता है भाषा संबंधी विकार और डिस्फेजिया होता है आपका भाषा संबंधी विकार। लेकिन डिस्फेजिया जो होता है वो थोड़ा सीवियर होता है, ठीक है। अफेजिया में थोड़ा बहुत भाषा संबंधी विकार होता है, जबकि डिस्फेजिया में कंप्लीट आप लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। विद्यार्थियों को अच्छे वाचन के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी युक्ति यूज नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको बच्चे को एक अच्छा वक्ता बनाना है, अच्छा स्पीकर बनाना है, तो आप कौन सा मेथड यहाँ यूज नहीं करेंगे। सही उच्चारण का प्रदर्शन करके, जीवा और होठ की सही दशा का अभ्यास करके, शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, बच्चों को 1 मिनट बोलने का अवसर देना जिससे उनकी गलती की पहचान हो सके। तो यहाँ पे अगर बच्चे को एक अच्छा वक्ता बनाना है, अच्छा स्पीकर बनाना है, तो उस केस में हम सही उच्चारण को प्रदर्शित करेंगे। अगर आपका ही उच्चारण गलत है तो बच्चा उस चीज़ को गलत सीखता है। आपने कई गांव में देखा होगा टीचर का प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत होता है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े होने तक उस प्रोनाउंसिएशन को सही नहीं कर पाते। जीवा और होठ की सही दिशा का अभ्यास करके, अगर आपकी जीभ और होठ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कई अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं बोल सकते। शब्दों का अनुसरण करने के लिए देखने का अभ्यास करके, अगर आपको किसी भी वर्ड को इमिटेट करना है तो उसके लिए आपको विजुअल प्रैक्टिस नहीं करनी है। बच्चे को 1 मिनट का बोलने का अवसर देना जिससे उसकी गलती की पहचान की जा सके। जब बच्चा 1 मिनट तक फ्लुएंट बोलेगा तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कहाँ उसके वर्ड्स में गलती है। तो यहाँ पे 3 जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग और रीडिंग जो होती है वो रिसेप्टिव होती है और स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है वो आपकी कैसी होती है, डेमोटिक। यानी कि जहाँ पे आप चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो, ये प्रोड्यूसर स्किल होती है, जबकि ये रिसेप्टिव स्किल होती है। भाषा का प्रयोग करते समय खुद को ही सही करने में सक्षम, व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक उपयोग, विभिन्न शैलियों में लेखन, सूचनाओं के लिए सुनना और पढ़ना, ये क्या होता है आपका रिसेप्टिव स्किल होगी, ठीक है। भाषा का प्रयोग करते समय जब आप खुद को ही सही करने में सक्षम होते हो तो वो होता है आपका सेल्फ रेगुलेशन। व्याकरणिक संरचनाओं का सटीक उपयोग, विभिन्न शैलियों में लेखन, अगर आप अलग अलग लिपि में लिख पा रहे हो तो वो आपका डेमोग्राफिक अप्रोच होती है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उपचारात्मक अध्यापन का उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक अध्यापन जो होता है ना वो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। इसमें डायग्नोस्टिक जो होता है, डायग्नोसिस टेस्ट के बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। वर्तमान कार्य रणनीति में व्याकरण शुरू करना नहीं, विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण करना, विद्यार्थियों ने जिन व्याकरणिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उनका उन्हें वापस शिक्षण करवाना। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही यही है कि जो ज्ञान बच्चे ने गलत ले लिया है उसको सही करके वापस से बच्चे को रीटीच करवाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सो आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।